नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में। नई नई गाड़ियां और सवारियां आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है खास, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाने वाले हैं महिंद्रा की XUV 300 का टर्बो चार्ज एडिशन। कितनी एक्साइटिंग है ये गाड़ी। Hyundai ने अपनी सेडान वर्ना को कर दिया है नए अवतार में लॉन्च, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे लेटेस्ट सीरीज ईवी की ABC में। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बगल में मेरे आज है महिंद्रा की XUV 300 का TGDI वेरिएंट। सो बात पहले कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में ग्रिल सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक एलिमेंट जो ऐड हुआ है यहाँ पे, ये रेड बिट्स देखने को मिल रहे हैं। इसकी ग्रिल में पियानो ब्लैक में इसका ग्रिल दिया गया है। नीचे भी ये रेड एलिमेंट इसके बम्पर में देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। DRL वो सब पहले जैसा है, कोई बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वहां पर नहीं हुआ है। साइड में आए तो TGDI की ब्रांडिंग यहां पर देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल गाड़ी का ये जो कलर है ये भी नया इंट्रोड्यूस करा गया है इस TGDI वेरिएंट के अंदर। ब्लैक आउट मिरर्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल XUV 300 में नहीं दिए जाते हैं। इसमें ब्लैक आउट दिए गए हैं। ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन है और मोनोटोन का भी कलर में इसमें ऑप्शन महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। बदलाव और कुछ नहीं है, डायमेंशंस वगैरह सब पहले जैसे हैं, कोई बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिलता है। एंड रियर में भी एक छोटा सा बदलाव है, ये W8 जो वेरिएंट लिखा गया है ये रेड में यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहे हैं। 2 सेंसर्स दिए गए हैं। अंदर थोड़ा बहुत बदलाव है, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। सो चेंजेस जो अंदर हैं वो भी बहुत ही मिनिमम हैं। एक तो इसके जो पैडल्स हैं वो अब एल्यूमिनियम फिनिश के साथ दिए गए हैं। एंड जो सीट्स हैं ओवरऑल वो अब ब्लैक्ड आउट लेदर स्टिच सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड ओवरऑल जो इंटीरियर का फील है वो भी ब्लैक्ड आउट देखने को मिलता है ताकि थोड़ा स्पोर्टियर फील बरकरार रखा जा सके इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो शुरुआत से जब ये गाड़ी आई थी उसके बाद अभी तक इसमें वो बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है वो बदलाव बहुत ही नेसेसरी हैं होने। इसमें गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ एंड गाड़ी को कुछ दिन चलाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, चेंजेस जो मुझे लगता है अभी भी इस गाड़ी में रिक्वायरमेंट है। स्पेशली इसका जो ये टच स्क्रीन है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो सकती है। स्पेशली तेज़ धूप में इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दैन नीचे ये जो क्लस्टर का व्यू है, AC कंट्रोल्स के बटन्स हैं, यहाँ पर भी ये थोड़ा आउटडेटेड लगता है। एंड इसको भी एक रिफ्रेश्ड लुक फील की ज़रूरत है मुझे अब लगता है। एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो एक और एडिशनल फीचर जो और गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है, जो इसमें दिया गया है, वो है इसमें स्टीयरिंग मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। 3 स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल और एक स्पोर्ट, एक कंफर्ट। 3 स्टीयरिंग मोड्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड जो AC कंट्रोल है इसका ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट में इसमें देखने को मिलता है। दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग क्लाइमेट आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 फीचर हैं इसके, स्टीयरिंग मोड्स और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, किसी और गाड़ी में सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता जो इस महिंद्रा की XUV 300 में दिया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सनरूफ भी इसमें देखने को मिलता है। रियर सीट स्पेस की बात करें इस XUV 300 की तो बदलाव कोई नहीं हुआ है, बट ओवरऑल स्पेस कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। लेग रूम अच्छा खासा है। हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ मुझे ठीक लग रहा है, बट मुझे लगता है 6 फुट के आसपास अगर आपकी हाइट है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हेड आपका यहाँ पे टच हो सकता है। मिसिंग जो चीज़ रियर सीट के हिसाब से या रियर पैसेंजर्स के हिसाब से है वो है रियर AC वेंट यहाँ पर नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से जो बूट स्पेस है 257 लीटर्स का बूट स्पेस है। एंड यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा टाइट होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर XUV 300 थोड़ी सी पीछे बाकी सेगमेंट की गाड़ियों से रह जाती है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस। अब बात करते हैं महिंद्रा की इस XUV 300 TGDI का परफॉर्मेंस कैसा है। पावर फिगर्स की बात करें तो पावर है इसका 129 bhp और टॉर्क है 230 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन जो TGDI वेरिएंट है इसमें जो है अराउंड सेकंड गियर के बाद
20% एक्स्ट्रा टॉर्क भी जनरेट हो सकता है, यानी 250 तक इसका टॉर्क जा सकता है। इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट, वहां पर ये एक्स्ट्रा टॉर्क भी डिलीवर कर सकता है। तो 129 bhp और 250 तक इसका टॉर्क जा सकता है इस TGDI वेरिएंट का। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो इसका जो 1.2 लीटर टर्बो TGDI इंजन है, ये परफॉर्मेंस के मामले में सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों को टक्कर देता है। सेगमेंट में बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले इसका पावर फिगर्स या इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन देखने को मिलती है। अब ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर भी ये गाड़ी काफी सॉलिड फील होती है, चाहे तेज रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, दोनों ही माहौल में सड़क से सट कर ये चलती है और कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि गाड़ी आपके कंट्रोल से थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में जब चला रहे हैं तो वहां पर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन कंट्रोल इसका ड्राइव और हैंडलिंग थ्रू आउट इसके चलाने के दौरान मुझे फील हुआ है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग वाले एस्पेक्ट पर, साथ ही साथ कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट्स और सस्पेंशन सेटअप का जो कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी में अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सीट्स की बोल्स्टरिंग भी अच्छी है, तेज रफ्तार में जब आप टर्न ले रहे हैं तो वहाँ पर सीट्स का होल्ड भी अच्छा देखने को मिलता है और सेटअप जो है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है, गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तेज रफ्तार में चाहे अचानक स्पीड ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झटका इस गाड़ी में अंदर महसूस नहीं होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी को चलाने के दौरान महसूस हुई है। ब्रेकिंग भी सॉलिड है, चारों डिस्क ब्रेक हैं, तेज़ रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में अच्छे से सटीक तरीके से ब्रेक्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने पहले बताया इस गाड़ी में सुधार की ज़रूरत है या इस गाड़ी को एक रिफ्रेश लुक की ज़रूरत है, वो है इसका क्लस्टर, AC कंट्रोल्स वाला और साथ ही साथ बूट स्पेस जो थोड़ा कम देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर कंपेयर टू अदर कार्स इन दी सेगमेंट, एंड ऑल्सो थोड़ा डिज़ाइन में भी एक रिफ्रेश फील की ज़रूरत है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इस TGDI वेरिएंट का स्टार्ट हो रहा है 10.5 लाख के आसपास से और जाता है 12,50,000 एक्स शोरूम के आसपास इसका प्राइस जाता है इसके टॉप वेरिएंट के लिए। तो ओवरऑल गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग, तेज रफ्तार में, धीमी रफ्तार में, किसी माहौल में आप चला रहे हो, खराब सड़क है, स्मूथ सड़क है, हाईवे है, सभी माहौल में ये गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ अच्छा कंफर्ट भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ओवरऑल मुझे लगता है गाड़ी अगर आप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं और ड्राइव और हैंडलिंग आपको बेहतरीन चाहिए सेगमेंट में, तो वहाँ पर उन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है महिंद्रा की ये XUV 300 TGDI एक अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपके लिए बन सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का TD अड्डा के एक नए एपिसोड में। और मैं मौजूद हूँ Hyundai वर्ना के लॉन्च पर और मेरे साथ मौजूद हैं तरुण गर्ग जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड के। जानेंगे नई वर्ना के पीछे कहानी किस तरह की रही है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिज़ाइन में बदलाव हुआ है दैट इज समथिंग वो स्टैंड आउट कर रहा है अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ सेगमेंट देखने को मिलती हैं। सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड द डिज़ाइन जो हम देख रहे हैं अभी? देखिए, Hyundai ने हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल लाने की कोशिश की है। आप हमारे अगर आप हिस्ट्री देखते हैं इंडिया में, और ये भी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। इनफैक्ट आपने हमारे डिज़ाइनर मिस्टर कू की प्रेजेंटेशन भी देखी होगी, जो उन्होंने कहा है कि एक तरह से ये स्पेसशिप से प्रेरित है। और ऑफ कोर्स सेंसुअस स्पोर्टीनेस हमारा जो बेसिकली डिज़ाइन DNA है वो कंटिन्यू है। चाहे आप इसका फ्रंट देखिए, चाहे आप इसका रियर देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक फील देता है। और ये जो डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन है, वो इंटीरियर्स के साथ जाके एक आई थिंक एक बहुत अच्छा अमालगमेशन होता है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसका व्हील बेस देखिए, लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन इट सेगमेंट है। सेफ्टी में इसमें 17 ADAS लेवल 2 के फीचर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी में इसमें 65 कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए गए हैं। तो एक बहुत कंप्लीट पैकेज है। और सेडान कस्टमर परफॉर्मेंस भी चाहता है, तो इसमें हमने 1.5 टर्बो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 160 PS देगा और 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा की माइलेज। 253 का टॉर्क है उसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी में परफॉर्मेंस है, स्टाइल है, डिज़ाइन है, स्पेस है। इस गाड़ी में सब कुछ है, सेफ्टी है। आई थिंक ये एक सेडान सेगमेंट में एक नई जान फूंकने वाला है। इसीलिए हमने कहा है कि हम इसके सेगमेंट के जो हमारी गाड़ी के वॉल्यूम है वो हम डबल करने वाले हैं। वो आप जान फूकने वाली बात जो आपने कही, सेडान सेगमेंट अगर कुछ साल पहले जाएं तो वहाँ पर थोड़ा फेड आउट होता दिख रहा था। और भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं SUVs की तरफ ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बट कुछ हद तक अब वापसी होती दिख रही है। स्पेशली
वरना के लॉन्च के बाद आपको क्या उम्मीदें हैं कि सेडान सेगमेंट अब किस लेवल तक आगे जा सकता देखिए, अगर आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 4-5 साल से पूरा रुझान एसयूवीज़ की तरफ था। लेकिन 2022 में जैसे ही थोड़ी सी इसमें हलचल हुई सेगमेंट में, 40% का ग्रोथ हुआ वॉल्यूम में और 4 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है। हमारा मानना है कि जो इस तरह की गाड़ी एक हुंडई के स्टेबल से आती है, जो कि एक बहुत ही इंडिया में बहुत जाना माना ब्रांड है, और इस तरह के फीचर्स के साथ, इस तरह के स्टाइलिंग के साथ, तो डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर्स इंडिया में, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियंस की एस्पिरेशन हमेशा सेडान रही है, वो बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग जिसे कह सकते हैं। आई थिंक ये गाड़ी उसको पूरा करेगी, क्योंकि इसमें सीटिंग कंफर्ट बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीटिंग कंफर्ट होता है कि जब आप बैठते हैं आपको लगे कि हाँ भाई मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में, वो यहाँ से मिलता है। परफॉर्मेंस जैसे मैंने है? दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द लॉन्गर व्हील बेस एंड ऑफ कोर्स लॉन्गर व्हील बेस, लेग रूम है, शोल्डर रूम है, आई थिंक बूट स्पेस है, इस गाड़ी में सब कुछ है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स या जिस तरह के ऑप्शंस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, देयर आर अराउंड ड्यूल टोन का ऑप्शन है, सिंगल टोन का ऑप्शन है, इंटीरियर में भी अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सो वो किस तरह का प्रोसेस था एंड वहाँ पर किस तरह का फीडबैक आपको देखने को मिला कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट है या ये हमें अब देना चाहिए, इस चीज़ बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, इसमें हमने 7 सिंगल टोन और 2 डुअल टोन एक्सटीरियर के ऑप्शन देखे हैं, बिकॉज हमारे मानना है कि नॉर्मली आप देखेंगे गाड़ी में, वैसे भी अगर आप ट्रेडिशनल देखेंगे 28 साल से, तो जैसे वाइट बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। इनफैक्ट एक ज़माना जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो 70-75% गाड़ियाँ वाइट होती थी। आज भी वाइट सबसे ज़्यादा बिकता है गाड़ी, क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वाइट कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मगर अब धीरे धीरे और कलर्स बहुत निकल के आ रहे हैं। अगर आप वरना में हमने बहुत नए कलर्स का इस्तेमाल किया है, चाहे वो ग्रे है, चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो ब्लैक है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इंटीरियर्स में भी आपने देखा होगा कि स्पेशली जो टर्बो वर्जन है उसमें ऑल ब्लैक के साथ हमें रेड का जो इस्तेमाल किया गया है, वो उसमें एक स्पोर्टी लुक देता है। तो आई थिंक ये यंग कस्टमर, जैसे मैंने आपसे बताया, वो एक डिफरेंट अनकन्वेंशनल है। हमने उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, और गाड़ी में डबल टोन जो दिया है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर्स को बहुत पसंद आने वाला है। वन लास्ट क्वेश्चन प्राइस को लेके, प्राइस जो है अराउंड 10,90,000 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। सो डू यू थिंक दैट इस प्राइस के हिसाब से जिस तरह के फीचर्स स्टार्टिंग मिनट में है, टॉप एंड में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो वहाँ पर उस तरह कस्टमर को भी गाड़ी स्पेशली बेस वेरिएंट बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए, आपने जैसे बताया 10,89,900 का, किस तरह की बुकिंग्स रही हैं इसकी? 8,000 बुकिंग आ चुकी थी बिना प्राइस के ही। बहुत खुश हैं कस्टमर्स, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन शायद थोड़े ज़्यादा प्राइस की थी, तो बहुत ही खुश हैं कस्टमर्स। और हमारे पास जो बुकिंग है वो सब 75% के आसपास पेट्रोल की, 25% के आसपास टर्बो की बुकिंग्स हैं, 40% के आसपास लगभग ऑटोमेटिक की बुकिंग्स हैं, क्योंकि हमने IVT और DCT का ऑप्शन दिया है इसमें। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और जो प्राइसिंग का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हमारा मानना है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ये सेगमेंट जो है एक बॉल को रोल शुरू कर देगा सेडान सेगमेंट में, और एक बहुत अच्छी एक्साइटमेंट आने वाली है इस सेगमेंट। Thank you so much for joining us and many congratulations on the launch Thank of you. new Verna. Thank you so Thank much. नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में, जो एक स्पेशल एपिसोड आज होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ एक जो सवाल पुराने पड़ गए थे उनको बदल के उनकी जगह कुछ नए सवाल हम जवाब उनका ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि केवल मैं ही जवाब नहीं दूंगा, हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, अमित भट्ट, जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। अब अमित पहले भी आ चुके हैं, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और जो हमारे दोस्त नहीं जानते हैं आपके फर्म के बारे में, सबसे पहले तो जो ऑटोमोबाइल के फैंस हैं उनको बताइए, ये जो फर्म है वो किस वजह से सबसे ज़्यादा चर्चित है इंटरनेशनली? सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट या ICCT जो शॉर्ट फॉर्म है, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और हम ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में रिसर्च करते हैं। और कई साल पहले हमने एक रिसर्च की थी जिससे हमने ये निकाला था कि एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ गाड़ी, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, कि रियल वर्ल्ड एमिशन और लैब एमिशन में 70 से 75 गुना अंतर था। तो इसको लेके काफ़ी बड़ा स्कैंडल आया, डीजल गेट स्कैंडल के नाम से US में, और फिर उस ऑटोमेकर को करीब $25 बिलियन फाइन दे के सेटलमेंट करना पड़ा था। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इंडिया का प्रोग्राम हेड करता हूँ, और हमारे ऑफिसेज US में, जर्मनी में, ब्राज़ील में और कई जगह हैं। तो ये जो हमारे दोस्त गाड़ियों की दुनिया से जुड़े हैं उनको पता है ब्रांड ये कौन सी है, कौन सा क्या नाम है ये, लेकिन बैकग्राउंड इसी वजह से दिया था क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे थे, मैं और अमित जनरली डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पर कि हम लोग रेंज एंग्जाइटी की बात करते हैं।
चार्जिंग नेटवर्क की बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये डिस्कशन अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक के बारे में सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, कितने ग्रीन है इलेक्ट्रिक कार्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन आता है उसमें से 1/4 ट्रांसपोर्ट से आता है और उसमें से 75% रोड ट्रांसपोर्ट से। इंडिया में ट्रांसपोर्ट करीब 15% कंट्रीब्यूट करता है, बट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एमिशंस का, और 90% रोड ट्रांसपोर्ट से आता है। सो अगर हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नेट जीरो बाय 2070, तो अगर उस टारगेट को हमको अचीव करना है तो ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज तो करना पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजीज डिलीवर कर सकती हैं। तो हमने रिसर्च किया और हम इस बात पे कंक्लूड किए कि सिर्फ 2 पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज हैं जो कार ट्रांसपोर्ट को क्लीन कर सकती हैं। एक है बैटरी इलेक्ट्रिक, दूसरी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इंटरनल कंबस्टन इंजन से हम ट्रांसपोर्ट को क्लीन नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब इसमें आप पूछेंगे कि जो मुझे लग रहा था कि आप पूछने वाले हैं, हाइब्रिड का क्या होगा? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी थी तब जब बैटरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल से एक इंटरमीडिएट स्टेप था जो जिसका कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। इंटरमीडिएट रहेगा जब तक हम फुली ट्रांजिशन नहीं करते, बट इवेंचुअली हम बैटरी इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ट्रांजिशन करेंगे, एंड दैट इज़ द फ्यूचर। तो फिर इंडिया में जब हम देखते हैं कितने 2/3 के आसपास हाइड्रोकार्बन जलाकर हम लोग बिजली पैदा करते हैं, तो आप उसको कैसे क्लीन मानते हैं? हाँ, ये भी सवाल कई बार आता है कि जब हम बिजली कोयले से बना रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीन है। सो रफली 75% हमारी बिजली फॉसिल फ्यूल से आती है। तो हमने रिसर्च की, हमने कार और 2 व्हीलर दोनों लिया इंडिया में, और उसकी कंप्लीट रिसर्च। तो मैं बता दूं, दे रिसर्च कंप्लीट वेल टू व्हील। जो रिसर्च होती है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, इवेंचुअल डिस्पोजल, ये सारा आप वैल्यू चेन का एमिशन कैप्चर करें, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियों का और इलेक्ट्रिक का। तो हमने पाया इवन विद दिस हाई फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर क्लीन बाय ऑलमोस्ट 15 to 20%। 2 व्हीलर्स इंसिडेंटली आर क्लीन बाय ऑलमोस्ट 40 to 50% बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल एफिशिएंसी एंड लोअर बैटरी। सो मेन एमिशन आता है बैटरी प्रोडक्शन में। 2 व्हीलर्स हमारे बैटरी छोटी होती है तो एमिशन है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोयला जलाते हैं उससे ज़्यादा बैटरी बनाने में एमिशन होता है? कोयला जलाने में जो एमिशन होता है और जो हम बैटरी में स्टोर करते हैं वो सारा एमिशन हम ले लें, वर्सेस हम जो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, जलाते हैं, उसका एमिशन देखें तो आज की डेट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीनर हैं, कार ऑलमोस्ट 15 to 20%। बट हमारा नेशनल टारगेट है कि हम 2030 में 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएंगे। तब तो ये पूरा गेम चेंजर हो गया, बिकॉज आज अगर हम ग्रीन हैं, कल जब हम बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे तो हम ग्रीनर ही होंगे। इंटरनल कंबस्शन इंजन में वो नहीं हो सकता। ओके, फेयर पॉइंट। हाउ डू वी कैलकुलेट जो हम जो चार्ज करते हैं पर यूनिट? तो जैसे फ्यूल में हमें बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, बिजली में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कितना मेंटेनेंस या बिजली में चार्ज करने में कितना खर्चा आ रहा है? टिपिकली आप लगा सकते हैं जितने किलोवाट आवर की बैटरी है उतना यूनिट आपको लगेगा उसको चार्ज करने में। तो मान लीजिए अगर मेरे पास नेक्सॉन है में 40 किलोवाट आवर की बैटरी है तो 40 यूनिट मुझे लगेगा उसमें। अब एक यूनिट अगर आप 5 रुपये की पकड़ लेते हैं तो 200 रुपये की चार्जिंग हो गई। अब 200 रुपये की चार्जिंग में आपकी 40 किलोवाट आवर की बैटरी थ्योरेटिकली 400 किलोमीटर चलेगी, वो प्रैक्टिकली तो 300 ही चलती है, 350 जैसे आप चलाते हैं। तो उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकाल सकते हैं। बट अगर आप मान लीजिए कई जगह प्राइवेट सेक्टर ने चार्जिंग सेट की है तो वो मीटर के जो बिजली का बिल है उसके ऊपर एक प्रीमियम लेते हैं 3-4 रुपये पर यूनिट का। तो जैसे मेरे यहाँ है तो जो RWA की जो रेट है उसके ऊपर 4 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं, जिसमें वो इंस्टॉल करते हैं, मैनेज करते हैं चार्जर। तो मेरा 11-11.5 रुपये पर यूनिट खर्चा आ जाता है। आप फास्ट चार्जिंग करने जाएंगे वो और ज़्यादा हो जाता है, तो 18-20 रुपये हो जाता है। तो वो इकोनॉमिक्स उसके हिसाब से चेंज करती है। बस मोटा मोटा जितनी किलोवाट आवर की बैटरी है उतनी यूनिट आपको लगेगी, उस यूनिट को आप रेट से मल्टीप्लाई करिए तो आपको वो मिल जाएगा कितना कर लगेगा। आपने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे एक और ये है कि आपने जो 15% 20% का जो आंकड़ा कहा था उसको एक मैंने और रिसर्च पढ़ी थी कि अगर आप वेजिटेरियन हो जाए तो उससे भी शायद 20-25% पॉल्यूशन कम हो सकता। तो आई थिंक तो अगर आप वेजिटेरियन हो कि इलेक्ट्रिक कर लेंगे तो 40%।
आई थिंक मैं वेजिटेरियन ही अभी ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच इस बातचीत में आपने हिस्सा लिया और हमने कोशिश की आपके सभी सवालों के जवाब देने की, और साथ में हमारे दिमाग में भी जो सवाल थे वी वांटेड टू डिस्कस, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस पॉडकास्ट। और जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये दरअसल शुरुआत है, विल बी डूइंग दिस सीरीज़ कॉल्ड ईवी की ABC, जिसमें आपके जो यूज़र सेंट्रिक, कंज्यूमर सेंट्रिक, डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस सेंट्रिक जो भी सवाल होंगे, हम उनको उनके जवाब लाने की कोशिश करेंगे उसी सीरीज़ में, जो आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक और स्नैपचैट के ऊपर भी देख पाएंगे। जो स्टोरीज रिव्यूज़ हम लेकर आते हैं वो कोशिश हमारी होती है कि आप बेहतर बाइंग डिसीजन ले पाएँ, और कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो उन्हें भी हम जवाब देने की, उन्हें भी दूर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, जिसके लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो टाइम्स ड्राइव के हैं वो आपके स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई गाड़ियों और सवारियों के साथ हमारी पूरी टीम हाजिर होगी आपके सामने। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, चाहे अगली सीट पे हों, पिछली सीट पे सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, बाइक राइड कर रहे हैं या पिलियन हैं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।